हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th हिंदी मीडियम मैथ। अपना चैप्टर चल रहा था 16.1। तो 16.1 के हमने क्वेश्चन कर लिए थे। कितने क्वेश्चन? हमने 7 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। ठीक है ना। जो 7 क्वेश्चन था वो लास्ट में मैंने करा दिया था ना, उसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें गिवन है 44 मीटर लंबी, 44 मीटर लंबी, 15 मीटर चौड़ी और 35 सेंटीमीटर। ठीक है। इसमें हमें क्या दिया गया है? सेंटीमीटर दे दिया गया है। 2 तो मीटर में है और एक किस में है? सेंटीमीटर में। चौड़ी दीवार बनाने में 22 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता है? ठीक है। तो देखो, एक दीवार है। क्या है? एक दीवार। इधर से ही करते हैं क्वेश्चन 8 ये। हाँ, देखो, एक दीवार, ठीक है, जिसकी क्या दी गई है? हमें लंबाई दी गई है 44 मीटर। फिर हमें उसकी क्या दी गई है? ऊंची दी गई है ये 15 मीटर। और इसकी जो ये मोटाई है, ये वाली मोटाई, यहां से यहां तक वाली मोटाई, वो हमें दी गई है 35 सेंटीमीटर। कितनी दी गई है? 35 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें ईंट, जो ईंट लगानी है, इसमें क्या लगानी है? ईंट। इसको बनाई किससे बनेगी? जैसे मान लो ये इसमें ईंटें लगी हुई हैं। क्या लगी हुई हैं? ईंटें लगी हुई हैं। तो इन ईंटों की लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है वो हमें दी गई है कितनी? 22 गुना 10 गुना 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो देखो, हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद हम इस क्या निकालेंगे? ईंट का, है ना। अब देखो, जब भी क्या बात हो, लगाने की बात हो ना, तो देखो इसमें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, कई बार गलती कर देते हैं लोग। क्या कर देते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। बल्कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है कब निकलता है? जब हमें उस पर क्या करनी हो? पुताई वुताई कुछ करनी हो, है ना। अगर हमें दीवार बनानी है ना, तो हमें उसका क्या निकालना होगा? हमें उसका निकालना होगा आयतन। क्या निकालना होगा? आयतन निकालना होगा, है ना। क्योंकि दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता है, तो हमें उस दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो हमें पता चल जाएगा ना। क्षेत्रफल तो किस में निकालते हैं? अगर हमें इस दीवार के चारों ओर क्या करनी होती? रंग पेंट पुताई करनी होती, या केवल चारों दीवारियों से मतलब होता, तब हम निकालते संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमें दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेते हैं। दीवार की लंबाई बराबर 44 मीटर। कितनी है? 44 मीटर। ऊंचाई हमें दी गई है कितनी? 15 सेंटीमीटर। तो देखो, सॉरी, मीटर। इन मीटर को हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं। किस में बना लेते हैं? सेंटीमीटर में। इसमें गुना कर देते हैं 100 से, और 15 में भी गुना कर देते हैं 100 से। तो ये तो हो जाएगा 4400 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। ठीक है। क्योंकि अपने पास देखो, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है। तो और ये अपने पास क्या है? चौड़ाई। चौड़ाई अपने पास है 35 सेंटीमीटर। तो दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। ये L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। ठीक है। तो कर दो, 4400 गुना 1500 गुना 35। ठीक है। तो देखो, पहले इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 15 चौके 60, हासिल लगी 6, 15 चौके 60 और 6 66, 2 0
और 2 0, तो 2 और 2 4, 2 और 2 4 और ये आ गया। अब हम इसका गुना कर देते हैं 35 से। किससे कर देते हैं? 35 से। तो ठीक है, तो देखो 35 दूनी 70, 70 और 70 140, 210 कितना आया? 210। 0 कितना आई? 21। 210 में 21 और जोड़ दो तो 1 3 और 2, 231। 231 ये एक, अब 2 और 2 4 और 1 5 0, 1 2 3 4 और 5 0। तो ये अपने पास क्या आ गया? उसका आयतन आ गया। क्या आ गया? आयतन। देखो अगर तुम ऐसे करने में गड़बड़ हो जाती है कई बार, ठीक है, तो देखो इसको और करने का सीधा सा आसान तरीका मैं बताऊं। देखो दीवार का आयतन, अब हमें इसमें ईंट के आयतन का क्या देना है? भाग देना है। क्या दे देना है? भाग। तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास? ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखो ये तो हो गया दीवार का आयतन। हम इसके साथ ही क्या लिख लेते हैं? इसके साथ ही हम लिख लेते हैं ईंट का आयतन। तो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख लेना तुम, है ना? ये हो जाएगा 22 गुना 10 गुना 7। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है? ईंटों की संख्या। क्या निकालनी है? ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या में क्या करेंगे हम? दीवार के आयतन में ईंटों के आयतन का भाग दे देंगे। दीवार का आयतन बटे में ईंटों का आयतन या ईंट का आयतन। ठीक है, ईंट का आयतन। तो देखो कितना है ये? 4400 गुना 1500 गुना 35 बटे में 22 गुना 10 गुना 7। ठीक है, तो देखो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 22 से इसको 44 को 2 से, तो ये कितनी बार आ गया? 200। 200 से इसको एक बार और काट दिया, कितना आ गया? 100। कितना आ गया? 100। तो अपने पास कितना आ गया? अपने पास आ गया 1 2 3 4। ईंटों की संख्या अपने पास कितनी आ गई? ईंटों की संख्या अपने पास आ गई 1,50,000। कितनी आ गई? 1,50,000। तो दीवार बनाने में क्या बनाने में? दीवार बनाने में, ठीक है, आवश्यक ईंटों की संख्या। कितनी आ गई? 1,50,000 ईंट आएंगी काम में। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं करना, हमें जब भी क्या बात करनी हो, ऐसे ईंटों की संख्या निकालनी हो, है ना, या फिर कुछ भी हम चीज़ बनाने में, जैसे हमें क्या कर दिया, जैसे नीचे की फर्श पे हमें टाइल बिछानी होती थी पहले, तो हम क्या करते थे? नीचे की फर्श का क्षेत्रफल बट उसमें डिवाइड देते थे, भाग दे देते थे। किसका? जो उसकी टाइल होती थी ना, उसका क्षेत्रफल से भाग देते थे। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल नहीं निकलेगा क्योंकि हमें दीवार बनानी है ना, तो उसमें अंदर लगती है दीवार, तो हमें चारों तरफ अगर टाइल लगानी होती है एक दीवार पे, ठीक है, जब तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते। लेकिन हमें अब दीवार में भीतर कितनी ईंटें बनी लगी हैं, तो हमें आयतन निकालना होगा। तो दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे, क्या निकल के आ जाएगी? ईंटों की संख्या निकल के आ जाएगी आसानी से। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन अपना 8वां। देखो 90 है, 10
मीटर लंबे, 8 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि एक कमरे में जो सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है वो उसका क्या होता है? विकर्ण, क्योंकि सबसे लंबी छड़ यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। कोई भी जैसे कमरा है, ठीक है, तो एक इस कोने से और नीचे वाले कोने तक सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है। तो हमें क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण निकालना है। विकर्ण का सूत्र मैंने बता रखा है, लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी गई है? 10, 8 और 6। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, कितना आ जाएगा? 200। 200 यानी 100 गुना 2 यानी आ जाएगा 10 अंडर रूट 2। तो छड़ की लंबाई कितनी आ गई? छड़ की लंबाई बराबर 10 अंडर रूट 2 आ गई। कितनी आ गई? देखो अगर ऐसे बात हो ना, एक कमरे में सबसे बड़ी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो मैंने पहले भी तुम्हें बताया था जब इसका थ्योरी पार्ट बताया था, सबसे लंबी जो छड़ एक कमरे में रखी जा सकती है वो उसका कमरे का विकर्ण है। तो जब भी ऐसे सबसे लंबी छड़ की बात हो तो हमें विकर्ण निकाल देना है। विकर्ण का सूत्र क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ ऊपर तुम लिख लेना कि उसकी दीवार की लंबाई, कमरे की दीवार की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, विकर्ण का सूत्र, और ये सॉल्व कर दिया। 200 200 को हल करेंगे, जब 200 को हल करना तो आता है ना। देखो 100 गुना 2 अंडर रूट 100 का कितना होता है? 10, और 2 को अंडर रूट को हम 2 ही रहने देते हैं। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां, एक घन का आयतन 512 घन मीटर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखो सरल है बिल्कुल ही। माना घन की भुजा बराबर क्या है? x, ठीक है, और आयतन हमें दिया गया है कितना? 512। तो यानी कि एक्स क्यूब बराबर दिया गया है 512। तो हमें x का मान निकालना है, तो 512 का मैंने ये याद करने को तुम्हें दिए ही थे, है ना, उस दिन लिखा दिया था। तो ये कितने का होता है? 8। इसका क्या होता है? क्यूब रूट कितना होगा? 8। तो x बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। मीटर में ही तो है 512, मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं है। तो ये आएगा 8 मीटर। कितना आ जाएगा? 8 मीटर ना। उस दिन मैंने लिखा दिए थे 1 से लेकर 10 तक के, तो तुम ये 1 से 10 तक के याद कर लेना, निकालने के चक्कर में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो 512 का क्यूब रूट कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। बिल्कुल सरल था। घन की एक भुजा हमने x मान ली और आयतन दिया गया है। तो जब भी हमें आयतन दिया हो और हमें भुजा निकालनी हो तो उसका क्या कर देते हैं? क्यूब रूट कर देते हैं, जो भी हमें आयतन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो हमें आयतन दिया था, उसका हमने क्यूब रूट कर दिया। 512 होता है किसका? 8 का। ये मैंने लिखा रखे हैं, याद इनको कर लेना। 7 का कितना होता है? 343, है ना। 9 का कितना होता है? बताओ 9 का कितना होता है? उस दिन मैंने लिखाए थे ना। तो ये सारे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि याद कर लिए नहीं कर लिए, याद हो गए नहीं हो गए, नहीं तो मैं इनको तुम्हें और अच्छे से निकालना बता दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो एक दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 30 सेंटीमीटर और 3 मीटर है, ठीक है। अब हमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, तो दीवार की लंबाई सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? दीवार की लंबाई, इसे मैं L से लिख लेता हूँ, है ना। याद रखना इनको। कितनी दी गई है? 5 मीटर। 5 मीटर। चौड़ाई
यानी कि B बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। वो मीटर में, ये सेंटीमीटर में, याद रखना ना, सेंटीमीटर और मीटर हमेशा अलग अलग होते हैं। ये हमें जब भी इनको सॉल्व करते हैं तो हमें मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर बनाना होता है। अब है ऊंचाई, हाइट कितनी दी गई है? हमें दी गई है 3 मीटर। देखो हमेशा जब भी क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन निकालते हैं ना, तो ये अलग अलग नहीं होने चाहिए ना, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, ये मीटर, तो इनका गुना कर दिया ना। जब भी हमेशा गुना होता है ना, तो मीटर मीटर वाले का गुना होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का गुना होता है ना। तो हमेशा ये याद रखना, जब भी मीटर और सेंटीमीटर में अलग अलग दिए हो तो इनको एक जैसा बना लेना, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। देखो दीवार बनाने में 20, 10 और 7.5 माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो जैसे जैसे अभी अभी हमने किया था ना, सेम ऐसा ही है। देखो इनको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, ये अपने पास 30 सेंटीमीटर है ही, और ये अपने पास हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अभी अभी हमने जैसे किया था वैसा ही है। अब हम निकालते हैं दीवार का आयतन। किसका आयतन? जब भी ईंटों की बात हो लगाने की, तो मैंने अभी अभी बताया था क्या निकालते हैं? आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन। तो दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 500 गुना 30 गुना 300। ठीक है, तो इसको हल नहीं करते, वो ऐसे ही जैसे पहले किया था उसमें ही भाग दे देंगे ना। तो अब हम बात करते हैं ईंट के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। तो ईंट की लंबाई बराबर 20, 10 और 7 दी गई है। 20 तो दी गई है सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें ये दी गई है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, अब ईंट का आयतन निकाल लेते हैं। किसका आयतन? ईंट का आयतन। कैसे निकालेंगे? वही लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि 20 गुना 10 गुना 7.5। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है अब? ईंटों की आवश्यकता होगी। तो वही ईंटों की आवश्यकता कैसे निकालेंगे हम? ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे में ईंट का ईंट का आयतन। ठीक है, ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन अपने पास कितना है? 500 गुना 30 गुना 300 बटे में ईंट का आयतन अपने पास कितना है? 20 गुना 10 गुना 7.5। ठीक है, देखो काट देते हैं, 1 0 से 1 0, ये भी 1 0 से और 1 0। ठीक है, 2 से काट देते हैं इसको 15 बार। कितनी बार? 15 बार। तो अब अपने पास कितना बचा? 7.5 और 7.5 कितना होता है? 15। तो ये कितनी टाइम कट जाएगा? 2 बार। कितनी बार कट गया? 2 बार। तो अपने पास बच गया 3 दूनी 6, 6 का गुना 500 से, तो 5 6 की 30 और डबल 0। तो कितनी ईंटों की आवश्यकता हुई? अपने पास ईंटों की आवश्यकता हो गई 3000 ईंटें। ये अपने पास क्या आ गई? 3000 ईंटें आ गई। ठीक है, लिख लेना। तो दीवार बनाने के लिए आवश्यक ईंटें कितनी आ गई? 3000। ठीक है, सरल है। वही सबसे पहले दीवार का आयतन निकाला, उसके बाद ईंट का आयतन निकाला। दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का हमने क्या दे दिया? भाग दे दिया। क्या दे दिया? भाग। तो जैसे ही भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगी? ईंटों की संख्या निकल कर आ जाएगी, है ना।
तो जैसे पहले किया था वैसे ही वैसे सेम टू सेम, बस ये याद रखना है कि सेंटीमीटर और मीटर में है ना, अलग अलग नहीं होने चाहिए। देखो जब हमें ईंटों का आयतन सेंटीमीटर में दिया है ना, तो हमें भी दीवार की आयतन, दीवार की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उसको भी हमें सेंटीमीटर में ही बदलना होगा, ठीक है। और अगर हमें ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में दी हुई होती, मीटर में, तो हम उनको भी सबको क्या बनाते हैं, मीटर, ठीक है। मीटर का गुना मीटर से, सेंटीमीटर का गुना सेंटीमीटर से। ऐसे ही मीटर का भाग मीटर में और सेंटीमीटर का भाग सेंटीमीटर में जाता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि तुम इसको तो मीटर से निकाल लिया, इसको सेंटीमीटर से निकाल लिया और मीटर से भाग दे दिया सेंटीमीटर का, ना, ऐसे हल नहीं होते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मीटर सेंटीमीटर का जरूर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें कितने क्वेश्चन है टोटल, 12 ही क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है। क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो उसके चारों कोरों का माप ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात, घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 5, 3 और 2 है। क्या है, 5:3:2, ठीक है। तो हम इनको क्या मान लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या मान लेते हैं, 5x 3x और 2x मान लेते हैं। माना घनाभ की लंबाई, माना घनाभ की लंबाई बराबर 5x, चौड़ाई बराबर 3x और ऊंचाई बराबर 2x, ठीक है। अब हमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। क्या दिया गया है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया गया है, हमें दिया गया है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके कोरों का माप निकालना है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की असली माप निकालनी है। तो हमें x का मान निकालना है। किसका, x का मान आते इनमें इसका गुना कर देंगे और आ जाएगा ना। एक उदाहरण था ऐसा, कैसा ही सेम टू सेम हमने किया था। तो देखो सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये प्लस आएगा बीच में, है ना, और प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, बराबर दिया गया है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम मान रख देते हैं 2 गुना लंबाई और चौड़ाई, यानी 5x गुना 3x प्लस 3x गुना 2x प्लस 2x गुना 5x बराबर 558 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो देखो 15x स्क्वायर, ये 2 बार चलतेगा, अभी 5 दिया 15, x का गुना x से x स्क्वायर प्लस 3 का गुना 2 से 6x का गुना x से x स्क्वायर प्लस 2 का गुना 5 से 10 और x का गुना x से x स्क्वायर, ठीक है। इनको जोड़ देते हैं, 15 और 15 30 और 1 31, ये इनका कितना आ गया 31x स्क्वायर। 2 गुना 31x स्क्वायर बराबर 558
58। अब इस 31 का गुना 2 से कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं? 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 और 6 62। कितना हो जाएगा? 62x² बराबर 558। तो x² बराबर 558 अपॉन में 62। कितने का भाग दे देते हैं? 62 का भाग दे देते हैं किसमें? 558 में। तो देखो कितनी बार जाएगा? 9 का गुना करके देखते हैं 62 से। 62 से 9 का गुना, तो देखो 9 दूनी 18 को 8 को हासिल लगी 1 और 9 6 की 54 और 1 55। कितने टाइम जा रहा है? 9 बार। कितनी बार आ गया? 9 बार। तो x² बराबर आया 9। तो x बराबर आ गया कितना? √9 बराबर 3। ठीक है, तो घनाभ की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? 5 गुना में 3 बराबर 15, क्योंकि x का मान कितना है? 3। यहाँ अपन ने 5x लिया था तो 15। और इसकी चौड़ाई बराबर हो जाएगी 3 गुना 3 बराबर 9 और ऊंचाई बराबर हो जाएगी 2 गुना 3 बराबर 6। तो इसके कौर कितनी आ गई? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15, 9 और 6 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो अब चाहो ना तो तुम इसको चेक कर सकते हो कि ये सही है या नहीं है ना, और चेक करना भी जरूरी है। तो ये वाला जो सूत्र था, ये वाला, इसमें इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये रख देना। ठीक है, तो जैसे ही हम ये मान रखेंगे तो इसका आंसर ये आना चाहिए। अगर ये आंसर आ जाता है ये रखने पर तो समझ लेना कि क्या है, तुम्हारा आंसर सही है। और अगर ये नहीं आता है तो समझ लेना तुमने कहीं ना कहीं इसकी गणना में कोई ना कोई गलती कर दी है। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो ये इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन था, लास्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अपना खत्म हो गया। क्या हो गई? ये प्रश्नावली अपनी क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है, तो अपनी जो है एक्सरसाइज प्रश्नावली 16.1 खत्म। तो अब देखो 16.2, यानी 16.2 से पहले वाला जो पार्ट है। अब देखो 16.1 में तो हमने क्या किया था? इसमें घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा था। ठीक है, अब जो दूसरा है पार्ट, इसमें है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। किसका? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो बेलन का मतलब क्या है। देखो बेलन जो होता है वो कैसा होता है, अपन जो पढ़ेंगे इसमें ये। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंड्रिकल, है ना। जैसा अपना सिलेंडर होता है ना, बस उसी शेप में, है ना। बेलना आकार का मतलब ऐसा अपना बेलन से मतलब नहीं है। बेलना आकार का मतलब है कोई भी गोल चीज जो उसमें क्या है? ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। ठीक है, कोई भी चीज हो, गोल हो और उसमें क्या होनी चाहिए? ऊंचाई। जैसे अपनी अगर पानी वाली बोतल है ना, अगर वो कैसी हो? बिल्कुल सीधी हो, है ना। या फिर जैसे अपने ये ड्रम होते हैं, या फिर ये मान लो चौक। क्या है? ये चौक। ये भी कैसे आकार की है? बेलनाकार आकार। कैसे आकार है? बेलनाकार। मतलब ये गोल होना चाहिए और उसमें क्या होनी चाहिए? ऊंचाई होनी चाहिए ना। ठीक है ना, जैसे अपने पास सर्कल होता है ना, ये सर्कल और एक ये सर्कल, अगर इन दो सर्कलों को ऐसे मिला दिया जाए, है ना, यानी एक वृत्त और दूसरा वृत्त, यानी वृत्त में क्या आ जानी चाहिए? हाइट, ऊंचाई ऐड हो जानी चाहिए, यानी उसको लंबा हो जाना चाहिए ऐसे। तो वो क्या बन जाएगा? बेलना आकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलना आकार। तो सबसे पहले बात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल से मतलब है ये जो चारों ओर, है ना, ये जो है ना, ये वाला हिस्सा केवल,
जैसे ये चौक है तो एक नीचे वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा, तो इसके अलावा ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, ये तो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है ये नीचे वाला पार्ट भी और ये ऊपर वाला पार्ट भी। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ मतलब केवल ये गोल गोल वाला हिस्सा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसका? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठ, इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये बाहर वाला जो क्षेत्रफल है ना उसकी बात हो रही है। तो जब भी हम बाहर वाले, देखो ये गोल है, ऐसे गोल गोल है ना, देखो गोल, ये गोल ये गोल ये गोल है ना, पूरा ऐसा गोल है। तो गोल हिस्से का हम क्षेत्रफल, यानी ये चारों तरफ, ये चारों तरफ है ना, तो देखो जब ये एक गोला होता है, क्या होता है, ये एक गोला, और हमें ये निकालना होता है केवल, तो हम किससे निकालते हैं? 2πr से। अब हम इस गोले को खींच के ऐसे बड़ा कर देते हैं, तो ये ऐसे खिंचता 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 ऐसे आ जाता है, और हमें अब ये कंप्लीट निकालना है। तो इसमें क्या बढ़ जाएगी? ऊंचाई बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 2πrh, यानी कि वृत्त के परिधि में हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल आता है। तो इसका फॉर्मूला है 2πrh, और ये फॉर्मूला सबको याद होने चाहिए। महत्वपूर्ण फॉर्मूले स्टार्ट होंगे अब, है ना, और फॉर्मूले बेस पे एक्सरसाइज, और फॉर्मूले अगर याद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मूले याद है तो तुमसे प्रश्नावली हो जाएगी, और नहीं है तो नहीं। मैं समझा रहा हूँ एक एक फॉर्मूला कैसे बन रहा है ना। तो 2πr ये तो है वृत्त की परिधि, उसमें ऊंचाई, क्योंकि ये देखो अगर हम इतना सा हिस्सा निकालते केवल छोटा सा, तो ये तो परिधि निकलती है, लेकिन अब ये क्या है? ऊंचाई हो गई। तो ये जितनी ऊंचाई बढ़ी उसका हम वृत्त की परिधि में क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हम वृत्त की परिधि में उसका गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 2πrh, और जो वर्ग इकाई है वो पीछे आई जाएगी। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मतलब वर्ग इकाई, इकाई का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर। अब हम बात करते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ये तो है 2πrh। ठीक है, अब देखो जो बेलन है इसके नीचे क्या है? ये वृत्त है, और ऊपर भी क्या है? एक वृत्त है। ये बेलन के नीचे क्या है? वृत्त, है ना। वृत्त से ही तो बनता है बेलन। जब हम ये वृत्त, ये नीचे गोल हिस्सा है ना, गोल हिस्सा वृत्त है, और ऊपर भी क्या है? एक गोल हिस्सा। तो दो वृत्तों का क्षेत्रफल हम इसमें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 2πrh में हम जोड़ देंगे क्या? हम जोड़ देंगे 2 वृत्त हैं, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो दो वृत्तों का क्या हो जाएगा? 2πr²। ठीक है, देखो ये तो है उसके वक्र पृष्ठ का, इस वाले भाग का क्षेत्रफल। अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर। ठीक है, एक वृत्त नीचे और एक वृत्त ऊपर हम क्या कर देते हैं? उसमें जोड़ देते हैं। तो एक वृत्त का होता है πr², दो वृत्त का होता है 2πr²। तो देखो 2πr ले लेते हैं कॉमन, 2πr आ गया कॉमन, यहां से तो बच गया h, और यहां से बच गया r। तो ये बन गया इसका शॉर्ट फॉर्मूला। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh + r। क्या आ गया? 2πrh + r। ठीक है, देखो 2πr कॉमन लिया, यहां से तो बचा h, और यहां से ये r² है, तो एक r बाहर आ गया। क्या बच गया? एक r बच गया। तो ये तो हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात करते हैं बेलन का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन, देखो जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल था ना, वो तो बना था परिधि से। तो बेलन का जो आयतन है ना, ये किससे बनेगा? ये बनेगा वृत्त के, जो अपन क्षेत्रफल निकालते थे ना, वृत्त का एरिया, यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल निकालते थे, उसमें हम क्या कर देते हैं? h से गुना, क्योंकि जो भीतर वाला पार्ट है वो क्षेत्रफल ही तो होता था। जैसे ये कोई एक वृत्त है,
ठीक है। तो इसका ये जो क्षेत्र है ना, इसमें कितनी चीज आ सकती है वो क्या है, इस वृत्त का क्षेत्रफल है। तो अगर हम इसको ऐसे करके इसमें कुछ भर दें, जैसे एक वृत्त और यहाँ ऐसे इसमें कुछ भरें, तो जितना इस वृत्त का क्षेत्रफल है उतना ही तो इसमें आएगा, बस उसमें क्या जुड़ गया, हाइट जुड़ गई, है ना। ये जो लंबाई है ना, ये क्या गई, जुड़ जाएगी। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बहुत कंफ्यूज होता जाते हैं लोग बाग इन दोनों फॉर्मूले में, बेलन का वक्र पृष्ठ में तो ये लगा देते हैं और बेलन के आयतन में ये फॉर्मूला लगा देते हैं। याद रखना, बेलन का वक्र पृष्ठ तो बनता है वृत्त के परिधि के सूत्र से 2 पाई आर, उसमें एच से गुना कर देते हैं, और जो बेलन का आयतन है वो किससे बनता है, पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त के क्षेत्रफल में हम ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर एच। और देखो यहाँ तो वर्ग इकाई आ रही थी, क्या आ रही थी, वर्ग इकाई। मैंने पहले ही बताया था जब भी आयतन की बात करते हैं तो आयतन में क्या आती है, घन इकाई, क्या आती है, घन इकाई, है ना। वहां वर्ग इकाई और यहाँ घन इकाई, यानी घन सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर, और वर्ग सेंटीमीटर है तो वहां वर्ग है तो सेंटीमीटर तो वर्ग सेंटीमीटर, और यहां आएगा सेंटीमीटर तो घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेलन से संबंधित पार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं खोखले बेलन। किसकी बात करते हैं, खोखले बेलन की। ठीक है, तो ये मैं मिटा देता हूं, ये फॉर्मूले तुम लिख लेना कॉपी में और उनको याद कर लेना। तो देखो खोखले बेलन से मतलब क्या है, देखो खोखले बेलन से मतलब है कि तुम क्या करना, जैसे दो सेम आकृति के क्या हैं, मतलब जिनकी आकृति सेम है, आकार अलग है, क्या लेना, गिलास लेना, है ना, जो बराबर के हों, बस एक मोटा और एक पतला। तो एक गिलास में दूसरा गिलास डाल दोगे तो वो बीच में से क्या हो जाता है, खोखला रह जाता है ना। जैसे देखो इसी के अंदर ये एक छोटा है और ये एक क्या है, बड़ा बेलन है, क्या है, एक बड़ा बेलन। ठीक है, तो अब ये जो बेलन है खोखला है, यानी कि ये जो हिस्सा है ना, ये अब हम इस खोखले बेलन की बात करेंगे। तो देखो वही एक, तो ये दो तिरजा बन गई, एक तिरजा तो ये इसकी यहाँ से यहाँ तक और एक तिरजा इसकी यहाँ से यहाँ तक, सेम एक तिरजा इसकी यहाँ से यहाँ तक और एक तिरजा इसकी यहाँ से यहाँ तक। तो अपने पास कितनी तिरजा आ गई, दो तिरजा आ गई। तो बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अंतः वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जब हम इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो देखो इसमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं, कितने होते हैं, दो वक्र पृष्ठ। तो देखो खोखले बेलन का, खोखले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बाहरी वक्र पृष्ठ, बाहरी वक्र पृष्ठ छोटा छोटा लिख देता हूं मैं ना, प्लस में अंतः वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो देखो दो कैसे हैं, देखो एक तो वक्र पृष्ठ ये वाला हिस्सा बाहर, अब ये बीच में से खोखला है ना, तो ये भी क्या है, बाहरी वक्र पृष्ठ है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो अगर हमें पुताई करनी है कंप्लीट वे भीतर से, तो एक तो इधर वाले इस भीतर वाले पोर्शन पे होगी। ठीक है, ये जो भीतर वाला पोर्शन है ना, ये वाला इस पे भी होगी और इस वाले पोर्शन पे भी होगी और ये बाहर पे भी होगी, होगी नहीं होगी। तो इसमें दो पृष्ठीय क्षेत्रफल हैं खोखले बेलन में, एक तो है बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल और दूसरा क्या है, अंतः पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो जो बाहर से होगा, ठीक है, उसमें तो देखो इसमें दो तिरजाएं हैं ना, R1 और R2। तो R1 तो है छोटी और R2 है बड़ी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये कैसे हैं, सेकेंद्रीय वृत्त बन गए, देखो ऐसे, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, तो ये और ये कैसे वृत्त हैं, सेकेंद्रीय वृत्त है ना। इसका हम सूत्र कैसे, इसका एरिया हम कैसे निकालते हैं, पाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं हम इस हिस्से का क्षेत्रफल। तो ये सूत्र हमें काम में आएगा ना जब भी हम किसकी बात करेंगे, खोखले बेलन की। तो देखो
सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ R1 और R2 से काम में लेंगे हम, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे किसका 2 पाई R2 H। R1 बड़ा R2 छोटा, इसको तुम अपने हिसाब से कैसे भी लिख सकते हो। देखो तो 2 पाई H कॉमन आ गया, R1 माइनस R2, तो 2 पाई हाँ H कॉमन आ गया और R1 माइनस R2 कर देंगे। क्या कर देंगे R1 माइनस R2। तो ये आ गया खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसके बेलन का? खोखले बेलन का। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। किसकी बात करते हैं? वक्र पृष्ठ का तो हो गया, अब खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो थोड़ा सा जैसे पहले चेंज हुआ था ना, अब इसमें भी चेंज हो जाएगा। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो ये तो फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसके अलावा दो ये जो हैं, इसका भी क्या आ जाएगा उसमें क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। देखो ये तो है ही 2 पाई H R1 माइनस R2। ठीक है, अब इसमें हम क्या जोड़ देंगे? ये जो दो है ना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो हमें किसका हिस्सा निकालना है? हमें ये वाला हिस्सा ही तो निकालना है, बीच वाला। तो बड़े में से छोटा क्या कर देंगे? माइनस, वही वाला सूत्र पाई R1 स्क्वायर माइनस R2। कौन सा? माइनस पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, खोखले बेलन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ R1 और R2 है और यहाँ क्या है? स्क्वायर। तो हम उस फॉर्मूले को देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पाई H R1 माइनस R2 माइनस पाई R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 लिख सकते हैं ना इस फॉर्मूले को हम। A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला लगा के ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, हमने इसमें क्या किया है? देखो खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने क्या किया है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आएगा। ये क्या आएगा? प्लस। क्या आएगा? वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में हम जोड़ देंगे किसका क्षेत्रफल? ये जो दो सिरे हैं ना, इन दो सिरों का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो देखो अब यहां से हम कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, देखो क्या कॉमन ले लेते हैं हम चाहें तो, यहां से R1, देखो यहां भी R1 माइनस R2, यहां से भी R1 माइनस R2। इनको क्या लिख सकते हैं? बाहर, है ना, कॉमन ले सकते हैं। और पाई भी उसमें है और पाई इसमें भी है। तो देखो 2 पाई R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा? ये 2 पाई R1 माइनस R2। तो देखो ये तो केवल एक वृत्त का क्षेत्रफल है। किसका है? एक वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन अपने पास ऐसे कितने वृत्त हैं? ये दो। कितने हैं? 2। तो हम इसका गुना किससे कर देते हैं? 2 से। किससे? 2 से। तो देखो अब कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आएगा? 2 पाई यहाँ है, 2 पाई यहाँ है, तो 2 पाई तो आ गया कॉमन। ये फॉर्मूला याद ना हो तो तुम बना सकते हो आसानी से। तो देखो R1 माइनस R2 और R1 माइनस R2 ये तो आ गया कॉमन। प्लस में क्या बचा? यहाँ तो बचा H, यहाँ बचा R1 प्लस में R2। तो ये बन गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमने कॉमन क्या लिया है? R1 माइनस R2 कॉमन ले लिया। क्या R1 प्लस में, ये मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया क्या? किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। हाँ, इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना, 2 पाई R1 H, ये ऐड होंगे ना। ये मैंने वहाँ तो प्लस लिख दिया, ये यहाँ माइनस लगा दिया ना, ये थोड़ी सी गलती हो गई। ये प्लस यहाँ आएगा प्लस और यहाँ ये आ जाएगा माइनस, है ना। क्योंकि देखो क्या है, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? बाहरी वक्र पृष्ठ प्लस में अंतः वक्र पृष्ठ। ये किसका है? खोखले बेलन का। तो ये प्लस में, तो यहाँ भी क्या आएगा? R1 प्लस R2।
ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 पाई R1 प्लस R2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो देखो इसको और भी हैं करने का, देखो इसमें और भी कुछ क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी करते हैं। तो देखो क्या कॉमन लिया हमने, कॉमन लिया 2 पाई R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया। तो यहां से तो बचा H, ये प्लस ऐसे नहीं, देखो यहां से तो क्या बचा H, फिर प्लस यहां से 2 पाई कॉमन आ गया, R1 R2 कॉमन आ गया, क्या बचा R1 माइनस R2। तो देखो फॉर्मूला हो गया अपने पास 2 पाई R1 प्लस R2, फिर ये प्लस में है ना H प्लस R1 माइनस R2। ये हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। या तो सीधा याद कर लेना या इसको बना लेना। बनाया कैसे हमने, देखो अपने पास ये तो है ही, ये क्या है 2 पाई R H R1 प्लस R2, ये तो क्या है खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसमें हमने दो जो ऊपर और नीचे वाला हिस्सा था ना उसका, तो हमें पता है सेकेंडरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो उसमें 2 है तो 2 से और गुना कर दिया। तो देखो इसको हमने एक बार a प्लस बी एक बार a माइनस बी लिया, यहां से तो 2 पाई कॉमन ले लिया और R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहां से तो क्या बच गया, यहां से तो बचा h, क्या बच गया h, और देखो यहां ये तो बच गया h और यहां से बच गया R1 माइनस R2। तो 2 पाई R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। तो ये हो गया खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं इधर लिख देता हूं खोखले बेलन का आयतन। तो देखो आयतन का मतलब क्या होता है, उसमें कितनी चीजें भरी जा सकती हैं। ठीक है, तो भरी जा सकती हैं। तो अभी हमने आयतन का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था। क्षेत्रफल किसका सूत्र पढ़ा था, इसके जो बेलन था उसका आयतन हम किससे निकालते थे, पाई R स्क्वायर H। किससे निकालते थे, पाई R स्क्वायर H से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 त्रिज्याएं, तो R1 स्क्वायर H और माइनस कर देंगे किसमें, पाई R1 स्क्वायर H, ये R2। ठीक है, तो पाई और H कॉमन आ जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। और चाहो तो तुम इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस भी लिख सकते हो। तो देखो ये फॉर्मूला तो वही है जो सेकेंडरी वाला वृत्त फॉर्मूला था ना, वही है पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। केवल उसमें क्या गुना कर देंगे, H का गुना कर देंगे, क्योंकि क्या बढ़ गई, H बढ़ गई। देखो ये सेकेंडरी वृत्त थे, एक यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और ये मान लो ये यहाँ से यहाँ तक मान लो, चाहे तो इसको यहाँ से यहाँ तक मान लो। तो देखो ये तो है अपने पास R1, ये इतनी, और ये कितनी है R2। तो हमें जब ये वाला क्षेत्रफल निकालना होता था तो कैसे निकालते थे, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। अब ये ऐसे ऊंचा हो गया और हमें इसमें कुछ भरना है, तो किससे गुना कर देंगे, H से गुना कर देंगे। किससे गुना कर देंगे, H से। तो पाई बाहर आ जाएगा, तो पाई H गुना R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, या फिर छोटे को जो भी R1 R2 तो मानते हो उसको अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई R1H प्लस में R2H। खोखले बेलन की बात होगी जब 2 त्रिज्याएं आएंगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो 2 पाई H कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 आ गया। फिर बात करते हैं खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले में हम ये वाला फॉर्मूला ऐड कर देंगे, कौन सा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, जो सेकेंडरी वृत्त का होता है ना, दो वृत्त हैं तो 2 से गुना कर दिया, इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। और फिर अपने पास आ गया खोखले बेलन का आयतन, पाई R स्क्वायर H माइनस पाई R2 स्क्वायर H। चाहो तो कैसे कर सकते हो कि हमें देखो इसका एरिया हमें निकालना आता है, ये जो खाली जगह है ना इसका, यहां से कैसे निकालते हैं, पाई अगर बड़ी वाली 1 है दूसरी छोटी है तो इसका क्या होता है, स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, H से और गुना कर देते हैं, किससे, H से। ठीक है, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पाई H R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो ये हो गए अपने पास बेलन और खोखले बेलन से संबंधित सारे सूत्र। ठीक है,
तो अब ये सारे सूत्र तुम्हें याद होने चाहिए, तब जाके ये एक्सरसाइज समझ में आएगी और तुमसे होगी। तो इससे संबंधित जो सरल सरल उदाहरण और प्रश्न हैं वो तुम करके ट्राई कर लेना और मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि कौन कौन से कहाँ कहाँ तक कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। कल से हम इससे संबंधित जो उदाहरण है वो करेंगे और फिर हम इसकी प्रश्नावली स्टार्ट कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, है ना। जिसको अगर समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके बताना क्या समझ नहीं आया, और समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके बता देना कि तुम्हें समझ आ गया। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक।